हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स पावर ऑन द पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को तो कि ये लॉज बना सकता है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। ये आपने ध्यान में रखना है, इट इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 11। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, सो आर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस और एक होते हैं प्रेसिडेंट। खुद एक पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। तो जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है इसको हम लोकसभा के नाम से जानते हैं और अपर हाउस इसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और पीपल सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज मैंशनड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है इसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि प्रोहिबिशन यानी कि बिल्कुल रोक लगाई है ऑन डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव कंप्लीटली हमारी कंट्री में बैंड है एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ religion, race, caste, sex or the place of birth. So it is mentioned in Article 15 of the Constitution. Next question, equality of opportunity in matters of public employment is given under which article? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 15। तो ऑप्शन नंबर बी सॉरी दैट इज आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 में मैंशनड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आपने ध्यान में रखना है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो देखिए अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट जो ऑफिसज होते हैं वहाँ पे जो हम अपॉइंटमेंट जो हमें लेनी होती है, पीपल शुड गेट इक्वल ट्रीटमेंट रिगार्डिंग दैट ऐसा भी इसमें मैंशनड है इन आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने ध्यान में रखना है। इक्वलिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट टेल्स अबाउट द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यानी कि स्टार्टिंग से ही हमारी कंट्री में जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो बेसिक स्टार्टिंग है दैट इज़ जो जहाँ से सिटीजनशिप की बात की गई है हम कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम आर्टिकल 5। तो अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें तो आर्टिकल 5 बेसिकली ऐसा कहता है कि जो हमारे इंडियन टेरिटरी में ऐसे माइग्रेंट्स जो 5 ईयर्स से ऊपर तक रह चुके हैं, सो उनको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए, बट इसमें भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द राइट टू लाइफ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है ये जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एक्सप्लेन्स अबाउट द स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी आर्टिकल 2। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकेंड आर्टिकल है वो स्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल सेकेंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स in the Indian Parliament the exclusive power to admit or establish new states into the Indian Union। तो आर्टिकल 2 हमारे पार्लियामेंट को ये पावर वेस्ट करता है यानी प्रोवाइड करता है कि वो हमारे पार्लियामेंट को ऐसी पावर कॉन्फर करता है, हम कह सकते हैं कि वो न्यू स्टेट्स का एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। if a new state as up to India so it adds under the article second। अगर नया स्टेट बनता है तो आर्टिकल सेकेंड के अंडर उसे ऐड कर दिया जाता है। अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि भारत इंडिया दैट इज भारत इट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि जो हमारे इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं और इंडिया का जो नाम दैट इज़ भारत वो मैंशन
मेंशन्ड है आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली थे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। It came up into the effect on 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में आया, द डे दैट इंडिया सेलिब्रेट्स ईच ईयर एज रिपब्लिक डे। और हर साल तभी से हम 26 जनवरी को एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल कैन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के अंडर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे अमेंड किया जा सकता है। अमेंडमेंट का मतलब ही होता है कि हम एक नया चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर है आर्टिकल 360, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आर्टिकल 352 की, तो आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी 356 में मैंशनड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल एक्सप्लेन्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 1। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अबाउट आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ऐसा मेंशन किया गया है आर्टिकल 1 पे। So Article 1 says that India that is Bharat shall be a union of states. This is the only provision in the constitution on how this country be called for the official and unofficial purposes. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 21A टॉक्स अबाउट द राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज मैंशनड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये विलेज लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस जो पंचायत होती हैं उनके सेटअप के बारे में इसमें मैंशनड है आर्टिकल 40 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 39 की, तो आर्टिकल 39 ये बात करता है अबाउट द सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड इन द स्टेट, यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज जिनको जो मैंडेटरी है स्टेट में फॉलो होनी, ऐसी पॉलिसीज़ को स्टेट करता है आर्टिकल नंबर 39, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 41 की, तो आर्टिकल 41 के अंडर राइट टू वर्क आता है। और आर्टिकल 42 की बात करें तो आर्टिकल 42 इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द मैटरनली रिलीफ विच इज़ बेसिकली गिवन टू द वेमेन, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल नंबर 51। तो आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इंटरनेशनल पीस की बात करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो हमें डिस्कस करना है वो आर्टिकल 49 है। आर्टिकल 49 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज आर्टिकल 49 इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्लेसेस होती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है आर्टिकल 49 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 17 वेरी इंपॉर्टेंट, इट टॉक्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी की जो एक बुरी रिचुअल हमारी कंट्री में पहले थी उसकी अबॉलिशन, उसके खत्म होने की बात करता है आर्टिकल 17, यानी छुआछूत की जो प्रक्रिया थी उसे खत्म होने की बात करता है आर्टिकल नंबर 17, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आर्टिकल
नंबर 26 की। तो आर्टिकल 26 इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, यानी रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 26 है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So important fact है before that Article 14 of the Constitution of India provides the equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. It states the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. यानी इंडियन टेरिटरी के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी लॉ के आगे इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ इवन इट इज अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ द कंट्री और द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution states about the protection against the arrest and detention in certain cases? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये आपने ध्यान में रखना है, यानी कि अगेन अरेस्ट होने से पहले भी कुछ प्रोविजंस होते हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए, यानी कि सम प्रोविजंस ये हैं कि एक पर्सन को पता होना चाहिए कि उसका अरेस्ट क्यों हो रहा है, लाइक दैट इसमें कुछ प्रोविजंस मैंशनड हैं। तो ये मैंशनड आर्टिकल 22 में है कि अरेस्ट होने से पहले हमारे पास क्या क्या राइट्स हो सकती हैं और डिटेंशन करने से पहले भी हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, वो सारी मेंशन्ड हैं इन आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने ध्यान में रखना है। आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 19 इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 30 की बात करें तो आर्टिकल 30 ये बेसिकली इट प्रोवाइड्स द राइट टू द माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी अपने एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस खोल सकती हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ये मैंशनड है आर्टिकल नंबर 30 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A जो DPSP के अंदर आता है, यानी डायरेक्टिव पॉलिसीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज DPSP के अंदर आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आर्टिकल 51A के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम आर्टिकल 19 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 18 भी डिस्कस कर चुके हैं। बात आती है आर्टिकल नंबर 56 की। तो देखिए आर्टिकल 56 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है ऑफिस में उसके बारे में डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 18 हम डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22 में मेंशन्ड है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात आती है हमारी यहाँ पर आर्टिकल नंबर 2 की। तो आर्टिकल 1 तो हमने डिस्कस किया था, अब आर्टिकल 2 देख लेते हैं। आर्टिकल 2 बताता है अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए स्टेट्स जब बनते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 2 में मेंशन्ड है। So Article 17 came into force on July 1st 1955 यानी abolition of untouchability का concept आया था। So Article 17 clearly states that untouchability in any way is prohibited irrespective of caste, color or creed, and in case somebody practices it, it shall be liable and punished by the law। यानी untouchability को अगर कोई practice कर रहा है so it is highly punishable। Next question, the procedure of impeachment of the president comes under which article of the constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल नंबर 61। तो आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंडर जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का प्रोसीजर है ये मैंशनड है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें इम्पीचमेंट क्या होता है, तो इम्पीचमेंट बेसिकली इन सिंपल टर्म्स हम समझ सकते हैं, एक ऐसी मैथड होती है, एक ऐसा वे होता है जिसके थ्रू जो प्रेसिडेंट है उनको उनके ऑफिस से निकाला जा सकता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 50 की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशरी
और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो सेपरेशन है ये आर्टिकल 50 में मेंशन्ड है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें जुडिशरी की, सो इट बेसिकली डील्स विद द जस्टिस रिगार्डिंग द सर्टेन केसेस विद इन द कंट्री, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल नंबर 52। तो आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन्ड है अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सिंपली अबाउट द प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन्ड है। आर्टिकल 51 की बात करें तो 51 फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। आर्टिकल नंबर 51 ये इंटरनेशनल पीस से डील करता है, और आर्टिकल नंबर 50 ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन से डील करता है, और आर्टिकल 54 ये डील करता है विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपने ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है आर्टिकल 51 में, 54 में अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 53 की, तो आर्टिकल 53 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी यूनियन के हमारी सेंट्रल के जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनके बारे में आर्टिकल नंबर 53 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल टेल्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी हेडेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल नंबर 74। तो आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके जो हेड होंगे वो जो होंगे उनको हम प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। सो आर्टिकल 49 इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 74 ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 50 के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब आता है आर्टिकल नंबर 90। तो अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 90 की, तो ये बेसिकली बताता है about the vacation and registration of about the vacation and registration of and the removal of the deputy chairman। डेप्यूटी चेयरमैन की बात करता है, उनके रेजिग्नेशन की बात करता है आर्टिकल नंबर 90। ये आपने ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50 भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जो आर्टिकल नंबर 49 है, आर्टिकल नंबर 49 इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। एंड आर्टिकल नंबर जो 50 है इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 49 प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की प्रोटेक्शन, और आर्टिकल नंबर 50 इट टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आर्टिकल 74 mentions how the prime minister and president are both connected with the council of ministers. The council with PM as head advise president on various issues. Next question, joint sitting of both the houses in certain cases is related to which article? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल नंबर 108। तो आर्टिकल 108 से एसोसिएटेड है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस की जो जॉइंट सिटिंग होती है ये मैंशनड है आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 109 की, तो आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर्स विथ रेस्पेक्ट टू द मनी बिल्स मेंशन है। अगर हम बात करें आर्टिकल 110 की, तो डेफिनेशन मेंशन है इसमें मनी बिल्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है। और आर्टिकल नंबर 105 की बात करें, तो आर्टिकल नंबर 105 इट टॉक्स अबाउट द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट अंडर विच आर्टिकल? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 76। तो आर्टिकल नंबर 76 के अंडर जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो अपॉइंट करते हैं टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और किसकी एडवाइस पर? यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें इन आर्टिकल्स की जो हमने अभी डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 79 की। तो आर्टिकल नंबर 79 स्टेट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 70 की बात करें तो आर्टिकल 70 स्टेट करता है अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस। और आर्टिकल नंबर 71 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 71 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर डील करता है। ये आपने ध्यान में रखना है।
So important points, the president shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be the Attorney General for India. अगर हम बात करें कंट्री के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल की, तो कंट्री के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे MC स्टेलवार्ड। और अगर हम बात करें करंट में हमारे कौन अटॉर्नी जनरल हैं, तो R वेंकट रमनी इज द करेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट थे MC स्टेलवार्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आर्टिकल नंबर 110। तो आर्टिकल 110 के अंडर मनी बिल की डेफिनेशन मेंशन्ड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान में रखना है। सो मनी बिल इज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल्स आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एट्सेट्रा। तो फाइनेंशियल मैटर्स से एसोसिएटेड है ये मनी बिल, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 111 की, तो आर्टिकल 111 एसेंट ऑफ द बिल से डील करता है। आर्टिकल 112 की बात करें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिया जाता है, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 108 की बात करें तो आर्टिकल 108 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करता है अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन सर्टेन केसेस। Next question, the establishment of a common high court for 2 or more states is related to which article? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 231 के अंडर ये मैंशनड है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स कॉमन हाई कोर्ट को जो शेयर करते हैं वो 231 के अंडर मैंशनड है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 229 की, तो 229 बताता है अबाउट द सर्वेंट्स एंड द ऑफिसर्स एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसके बारे में बताता है एक्सपेंसेस, जो हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, तो इसके बारे में बताता है आर्टिकल 229। 228 की बात करें तो 228 बताता है अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, यानी लोअर कोर्ट के द्वारा कुछ केसेस को जो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनको बताया है आर्टिकल 228 में। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 230 की, तो आर्टिकल 230 बताता है एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू द यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है उनको भी एक तरीके का एक्सेस प्रोवाइड किया गया है टू द हाई कोर्ट्स, इसलिए मेंशन है आर्टिकल 230 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 63। तो आर्टिकल नंबर 63 के अंडर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनके बारे में मेंशन किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 60 की, तो आर्टिकल 60 बताता है अबाउट द ओथ अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट का जो शपथ लेते हैं उसके बारे में जो मेंशन है वो आर्टिकल 60 में मेंशन है, ये आपने ध्यान में रखना है। 61 टॉक्स अबाउट इम्पीचमेंट एंड आर्टिकल 64 की बात करें अगर हम, तो आर्टिकल 64 बताता है अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आपने ध्यान में रखना है। यानी कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं उसके चीफ जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। सो the Vice President of India is the second highest constitutional officer in the country. The office of the Vice President of India was established under Article 63 of the Indian Constitution. ये आपने ध्यान में रखना है। According to this article, there shall be a Vice President of India. यानी कि ऐसा mention है कि country में एक Vice President होने चाहिए। So next question, the National Green Tribunal Act of 2010 draws inspiration from which article of the Indian Constitution? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल नंबर 21। तो देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का हुआ था उसने इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, आर्टिकल 21 से, जो बताता है अबाउट द राइट टू लाइफ। सो इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दैट इज द आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच अश्योर्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट। तो देखिए जो राइट टू लाइफ है उसके अंडर हेल्दी इन्वायरमेंट इंश्योर करना भी मैंशन है। देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 से इंस्पिरेशन ली गई थी इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। तो अगर हम बात करें इस एक्ट की, तो ऑप्शन नंबर बी 369 विल बी द राइट आंसर। बेसिकली जो ये एक्ट था ये रिलेटेड था अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन्स प्रोविजन फॉर द फाइनेंस कमीशन।
तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है अबाउट द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 279 की, तो आर्टिकल 279 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है विथ द कैलकुलेशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ आर्टिकल 20 एंड 21 इन दोनों को नहीं सस्पेंड किया जा सकता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। सो आफ्टर द 44th अमेंडमेंट एक्ट it was agreed by the court that in any cases no person can be stripped of his right to life and personal liberty. Therefore article 20 and 21 cannot be suspended even in the case of emergency, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये 44th अमेंडमेंट ऑफ 1976 के अंडर ये एक नया अमेंडमेंट आया था, हम कह सकते हैं कि ये जो दो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको किसी भी तरीके से वॉयलेट नहीं किया जा सकता इन एनी ऑफ द केसेस, चाहे वो इमरजेंसी ही क्यों ना हो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So, which article of the Indian Constitution which came into effect on 26th of November 1949 was? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 324 ऐसा आर्टिकल था जो 26 नवंबर 1949 को ही ये आ गया था एग्जिस्टेंस में, ये आपने ध्यान में रखना है। सो आर्टिकल 324 केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इट प्रोवाइड्स द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। Next question, the article of the Indian Constitution which came into force on 26th of November. So I think it is a repeated question. Right answer is article 324. तो next question देख लेते हैं, reservation of seats for SCs and STs in the legislative assemblies of the states is related to which article? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 332 के अंडर आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। उनके लिए जो एससीज एंड एसटीज के लिए जो सीट रिजर्व रहती हैं ये आर्टिकल 332 में मैंशनड है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे रिलेटेड और आर्टिकल्स की, जैसे आर्टिकल 330 की, तो आर्टिकल 330 ये डील करता है विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि हाउस ऑफ द पीपल कौन से हाउस को कहा जाता है। ये हमने वीडियो के बिगनिंग में शायद हमने डिस्कस किया था, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर हम बात करें आर्टिकल 331 की, तो आर्टिकल 331 बताता है अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। और आर्टिकल 332 बताता है रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और आर्टिकल 334 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू द सीज आफ्टर 60 ईयर्स। तो ये बताता है इसके बारे में, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Superintendent's direction and control of the elections to be vested in election commission is related to which article? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 324 एसोसिएटेड है विद द इलेक्शन कमीशन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 338A से एसोसिएटेड है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। So next question, which article is related to the proclamation of national emergency? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 352 एसोसिएटेड है विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी से एसोसिएटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, suspension of provisions of article 19 during emergency is related to which article?
तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 358। तो आर्टिकल 358 में ऐसा मेंशन है कि जो आर्टिकल 19 है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये सस्पेंड हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट आर्टिकल 19। तो फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं आपको। आर्टिकल 19 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये वाली जो राइट है ये बिल्कुल सस्पेंड हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। So next question, provision of financial emergency is related to which article of the constitution? तो right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 360 से एसोसिएटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which article is related to the power of the parliament to amend the constitution and procedure therefore? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 ये एसोसिएटेड है विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी पार्लियामेंट के पास ये ऐसी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। बट इट कैन ऑल्सो अमेंड अ सर्टेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो बेसिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है इट कैन नॉट बी चेंज। सो ऑप्शन डी, आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article is related with the temporary power of parliament to make laws with respect to the certain matters in the state? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 369 के अंडर जो पार्लियामेंट है इसके पास ऐसी पावर है कि ये कुछ टाइम तक कुछ रूल्स बना सकती है विद इन द स्टेट्स के मैटर्स में इन्वॉल्व होकर कुछ रूल्स क्रिएट कर सकती है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, ये आपने ध्यान में रखना है। Next question, which article is related to the provision in case of failure of constitutional machinery in state? तो बेसिकली ये हमें यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट इमरजेंसी, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा गया है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। इसका मतलब ये है कि जब स्टेट में किसी तरीके से अनस्टेबिलिटी आ जाती है या स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो अकॉर्डिंग्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती है, सो एट द टाइम स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। सो ये इस क्वेश्चन का मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स को रेफर किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्टिकल 75 के अंडर अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन फॉर SCs in the House of the People is related to? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 330। तो आर्टिकल 330 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मेंशन किया गया है अबाउट द रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन द हाउस ऑफ पीपल। अब आपका क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल कौन से हाउस को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल। बात अगर हम करें आर्टिकल 331 की, तो ये बात करता है अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 332 की बात करें तो ये बताता है अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 51 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। So Article 51 provides the states shall endeavor for the promotion of international peace and security. Next question, Article 32 of the Constitution belongs to which part of the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड को बिलोंग करता है आर्टिकल 32, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि करंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो हमने उसके ऊपर कंप्लीट वीडियोज़ की हैं, आप चैनल पर जाकर उन्हें विजिट कर सकते हैं। सो
Also, Article 32 of the Parliament can be entrust any court to other court to exercise the power of the Supreme Court provided that it is within its jurisdiction. Article 32 for the enforcement of fundamental rights के लिए भी है. Article 32 ये आपने ध्यान में रखना है, ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए है. मोर ओवर आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी रिगार्ड किया था, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 18. तो आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है अबाउट द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है आई थिंक. So Article 18 abolishes all titles. It prohibits that the state to confer their titles on anybody, whether a citizen or a non-citizen. Military and academic distinctions are however exempted from the prohibition. यानी कि military और academic distinctions यानी कि military और academic basis पे हम लोगों को टाइटल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा यूनिवर्सिटी कैन गिव अ टाइटल और ऑनर टू मैन ऑफ मेरिट. Next question. The right to privacy is a fundamental right which comes under the article. राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि आर्टिकल 21 के अंडर आता है राइट टू प्राइवेसी. द राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम guaranteed by the constitution. The Supreme Court declared that the right to privacy is a fundamental right. Next question. Which article is related with the abolition of untouchability? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 17 डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है, ये आपने ध्यान में रखना है. So next question. Right to marry a person of one's choice is integral to which article of the constitution? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 21 के अंडर ही एक पर्सन को राइट है कि वो अपनी मर्जी के इंसान से शादी कर सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आर्टिकल 360 empowers the president to declare financial emergency. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक. तो इसके अलावा इससे रिलेटेड जो यहाँ पे ऑप्शंस में आर्टिकल्स दिए हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक हमने ये डिस्कस नहीं करे हैं. अगर बात की जाए आर्टिकल 368 की, तो ये पावर प्रोवाइड करता है टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस वन आर्टिकल. आर्टिकल 365 की बात करें तो आर्टिकल 365 बताता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कॉम्प्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट. आर्टिकल 356 हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. इट टॉक्स अबाउट द स्टेट इमरजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर द आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आई वुड लाइक टू विश अ वेरी गुड लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस. थैंक यू.